हेलो एवरीवन। पिछला क्लास में हम लोग जर्नल एंट्री के बारे में देखे थे। इस बार हम लोग देखेंगे कि जर्नल एंट्री बनता कैसे है। कुछ बेसिक जर्नल एंट्री जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और क्लास 11th के लिए हो या क्लास 12 के लिए हो या सीए की फाउंडेशन के लिए हो या तो फिर सीएमएस फाउंडेशन के लिए हो, सभी फाउंडेशन कोर्सों के लिए ये जो जर्नल एंट्री आज हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ही मायने रखता है। जर्नल एंट्री कैसे बनाया जाता है और कुछ बेसिक जो मेन जर्नल एंट्रीज होते हैं वो हमने कुछ लिख करके रखे हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग जर्नल एंट्री के बारे में देखते हैं। देखिए, जब भी हम लोग व्यवसाय में आरंभ करते हैं तो कुछ कैश लेकर के करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग बिजनेस को कैश लेकर के स्टार्ट करेंगे, यानी कि फॉर स्टार्टिंग एनी बिजनेस विथ कैश, जब हम लोग बिजनेस को कैश के साथ स्टार्ट करेंगे तब वैसी परिस्थिति में हम लोग जर्नल एंट्री लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। जब हम लोग बिजनेस को कैश के साथ स्टार्ट करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं और कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। नरेशन में बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कोई दिक्कत? जब कोई बिजनेस कैश के साथ करेगा तो ये एंट्री होंगे। जब कोई असेट लेकर के स्टार्ट करेगा, जैसे कि प्लांट लेकर के हमने एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहा है, वैसी परिस्थिति में जर्नल एंट्री कैश की जगह पर वो असेट हो जाएगा। जब हम लोग असेट लेकर के असेट्स विथ द हेल्प ऑफ असेट, व्हेन वी स्टार्ट एनी बिजनेस विथ द हेल्प ऑफ एनी असेट्स, जब हम लोग कोई व्यवसाय को असेट्स की मदद से आरंभ करते हैं, वैसी परिस्थिति में कैश के जगह पर हम लोग उस असेट का नाम लिख देंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर प्लांट लेकर के बिजनेस स्टार्ट किए थे तो क्या हो जाएगा जर्नल एंट्री प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन में बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ प्लांट, हमने जो भी असेट लेकर के उपयोग किया है उस असेट का नाम लिख देंगे। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉर परचेसिंग एनी आइटम इन कैश, जब भी हम लोग कोई नगद में व्यवसाय, जब नगद में हम लोग कोई माल को खरीदेंगे, जब हम कोई व्यवसाय में नगद माल को खरीदेंगे, वैसी परिस्थिति में हम लोग परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखेंगे। जब हम लोग बिजनेस में कोई नया चीज कैश कैश के साथ हम लोग खरीदेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेस्ड इन कैश, हम लोग जो भी गुड्स खरीदा है वो किस रूप में खरीदा है, कैश के रूप में खरीदा है। अगर हम लोग उधार खरीदते हैं, अगर कोई संपत्ति कोई भी चीज जो है माल जो है उसे उधार खरीदे हैं, वैसी परिस्थिति में परचेस अकाउंट डेबिट टू जिस भी व्यक्ति से खरीदेंगे उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे, यानी कि जिससे भी हमने खरीदा है। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल कि मैंने रमेश से कोई माल खरीदा था, ठीक है। तो देखिए रमेश से हमने माल खरीदा है, हमने नगद नहीं लिया है क्योंकि नाम दिया हुआ है, वैसी परिस्थिति में नगद नहीं है, कहीं भी उल्लेख भी नहीं किया गया है कि हमने नगद लिया। हमने राकेश से माल लिया, अगर राकेश से माल लिया तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट। बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राकेश, राकेश से हमने माल खरीदा था इसलिए राकेश यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब सिमिलरली उसी तरह से चलते हैं, जब कोई संपत्ति या जब कोई मटेरियल को हम सेलिंग करेंगे और वो गुड्स जो है कैश के रूप में हो, जब हम लोग कोई गुड्स को सेल करते हैं और वह गुड्स कैश के रूप में हो, कैश सेलिंग करते हैं, कहने का मतलब नगद बेचेंगे हम, तब वैसी परिस्थिति में कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जब हम लोग कोई संपत्ति या कोई भी गुड्स को कैश में सेल करेंगे तब हम लोग क्या लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे। नरेशन में बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश,
हमने नगद में माल बेचा। अगर यही माल को हमने उधार में अगर बेचा, रमेश को हमने माल बेचा है, उधार में बेचा है, रमेश को हमने क्रेडिट पे माल बेचा है, सोल्ड ए गुड्स टू राकेश ऑन क्रेडिट, राकेश को हमने उधार माल बेचा, वैसी परिस्थिति में कैश तो हमारे पास आएगा नहीं। जब हमने उधार माल बेचा है तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास कैश नहीं आएगा। इसलिए जिसका भी नाम लिखेंगे हम, जिस व्यक्ति को बेचे हैं उस व्यक्ति का नाम, यानी कि हमने किसे बेचा है, राकेश को बेचा है, यानी कि राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कोई दिक्कत? जब भी सेल गुड्स जो है अगर क्रेडिट में सेल हो तब उस जो भी खरीदने वाले होंगे उसका नाम अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू सेल्स अकाउंट कर देंगे। नरेशन में फिर क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राकेश, राकेश को हमने माल बेच दिया। याद रहे कि जब जब प्रश्न में कैश का उल्लेख न हो और नाम दिया हो तब हम यह मानकर चलते हैं कि वह ट्रांजैक्शन जो है, खरीद या परचेस या सेल जो भी हुए हैं वह उधार हैं। फिर चलते हैं फॉर परचेस रिटर्न। देखिए कभी कभी परिस्थिति ऐसी बनती है कि जो हमने परचेस किया था उसे रिटर्न भी करना पड़े, ठीक है, उसको हम लोग परचेस रिटर्न कहते हैं। जब हम लोग कोई संपत्ति या कोई भी गुड्स को परचेस करते हैं और फिर बाद में मुझे उसे रिटर्न करना पड़े, इसीलिए उसे हम लोग परचेस रिटर्न कहते हैं। परचेस रिटर्न कहिए या तो फिर रिटर्न आउटवर्ड होता है। कभी कभी क्वेश्चन जो है वह रिटर्न आउटवर्ड हो जाता है, कहीं कहीं क्वेश्चन में रिटर्न आउटवर्ड लिखा हुआ रहता है और विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं ये रिटर्न आउटवर्ड क्या है। इसका मतलब कि जो भी हमने खरीदा है उसे रिटर्न कर रहे हैं। तब जिस भी व्यक्ति से हमने खरीदेंगे, जो व्यक्ति से हमने गुड्स खरीदा है उस व्यक्ति का नाम, यानी कि जो सेल कर रहा था उस सेलर का नाम अकाउंट डेबिट। जो भी व्यक्ति सेल कर रहा था उस सेलर का नाम को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जैसे कि राकेश को से हमने माल खरीदा था, राकेश से हमने गुड्स खरीदा था और गुड्स को राकेश को फिर हम रिटर्न कर रहे हैं। वैसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा, राकेश अकाउंट डेबिट, यानी कि सेलर नेम अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, सेलर नेम अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। जो भी व्यक्ति से हमने माल खरीदा था उस व्यक्ति का नाम को डेबिट करेंगे और फिर क्या कर देंगे, क्रेडिट में परचेस रिटर्न। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अक्सर लोग जो है कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी आप लिखिए सही ही लिखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो भी लिखिएगा सही लिखिएगा। अगर आपका क्वेश्चन में परचेस रिटर्न रहे, रिटर्न टू राकेश, राकेश को हमने माल लौटा दिया, वैसी परिस्थिति में आप परचेस रिटर्न भी कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी इन द सच ए केस, जैसे कि रिटर्न आउटवर्ड ही लिखा हुआ है, रिटर्न आउटवर्ड, तो वैसी जगह पर परचेस रिटर्न की जगह पर हम लोग रिटर्न आउटवर्ड लिखेंगे, ठीक है। रिटर्न परचेस रिटर्न की जगह पर क्या लिखेंगे, रिटर्न आउटवर्ड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फॉर सेल्स रिटर्न, अगर परचेस रिटर्न हो सकते हैं तो सेल्स रिटर्न भी होंगे, है ना। तो वैसी परिस्थिति में हमने कोई माल बेचा था और कस्टमर, हमारा जो कस्टमर लेकर के गया था वो हमसे रिटर्न कर रहा है, बोला कि देखिए भाई ऐसा है कि ये जो हम घर पर लेकर के गए माल, ये जो है हमारे घर वाले को पसंद नहीं आया। तो वैसी परिस्थिति में हमने जो सेल किया था उस सेल को क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग जर्नल एंट्री लिखते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेसर नेम अकाउंट। जो भी व्यक्ति से हमने खरीदा था उस व्यक्ति का नाम, सॉरी जो भी व्यक्ति से हमने बेचा था उस व्यक्ति का नाम। हमने जब भी कोई माल बेचा था और माल रिटर्न हो गया तो क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू जो भी व्यक्ति हमसे खरीदा था उस व्यक्ति का नाम। ये सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। जैसे हम लोग रिटर्न आउटवर्ड की परिस्थिति देखे थे कि क्वेश्चन में अगर रिटर्न आउटवर्ड रहता है, सिमिलरली उसी तरह से अगर क्वेश्चन में रिटर्न इनवर्ड होंगे तब सेल्स रिटर्न की जगह पर हम लोग रिटर्न इनवर्ड लिखेंगे, यानी कि रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। कंफ्यूज नहीं होना है, रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न दोनों का मतलब एक ही होता है। सिमिलरली रिटर्न आउटवर्ड या फिर परचेस रिटर्न दोनों का मतलब एक ही होता है। लोग कंफ्यूज होते हैं, यही कंफ्यूजन दूर करना है।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। रिटर्न इनवर्ड हो गया, सेल्स रिटर्न भी हो गया। फॉर पेइंग एनी एक्सपेंसेस इन कैश, अगर आप कोई एक्सपेंस दे रहे हैं, अगर आप कोई एक्सपेंस दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, वैसी परिस्थिति में एक्सपेंस, उस जो एक्सपेंस आप दे रहे हैं उसका नाम को हम लोग डेबिट करेंगे, टू कैश अकाउंट लिखेंगे। एज फॉर एग्जांपल चैरिटी दिए, यानी कि दान दिए, तो दान दिए, चैरिटी दिए हैं, तो वैसी परिस्थिति में चैरिटी अकाउंट डेबिट, जो भी हम लोग एक्सपेंस करेंगे, जो भी हम देंगे उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एक्सपेंस नेम अकाउंट डेबिट, यानी कि चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि कैश। ठीक है। बीइंग एक्सपेंसेस पेड, हमने क्या दिया था, चैरिटी दिया था, तो बीइंग चैरिटी पेड, कोई दिक्कत है? अब देखते हैं, चैरिटी तो हमने दे दिया, अगर मुझे चैरिटी मिले तो, अगर मुझे चैरिटी मिलता है, कमीशन मिले या कोई भी इनकम मिले, अगर मुझे मिलेगा तो मेरे लिए वो क्या होगा, इनकम होगा। तो जब मुझे कुछ मिलेगा, वैसी परिस्थिति में हम लोग फॉर रिसीविंग एनी इनकम इन कैश, जब नगद में कुछ मिले तब हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम नेम अकाउंट, यानी कि अगर मुझे कमीशन मिला है तो यहाँ पर टू कमीशन अकाउंट, सैलरी मिलेगा टू सैलरी अकाउंट, जो भी इनकम होंगे उसका नाम लिखेंगे। जैसे कि रिसीव्ड ए कमीशन फ्रॉम द मैनेजर, मैनेजर से कमीशन मिला, मुझे क्या मिला, कमीशन, तो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है। बीइंग इनकम रिसीव्ड, इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, अगर सैलरी रिसीव होगा तो बीइंग सैलरी रिसीव्ड, जो भी रिसीव होगा उसे हम यहाँ पर लिख देंगे, कोई दिक्कत? अब चलिए पॉइंट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ओपनिंग एन अकाउंट इन बैंक, जब भी जर्नल एंट्री में यह लिखा हो कि हमने बैंक में अकाउंट खोला, या तो फिर डिपॉजिटिंग इनटू बैंक, बैंक में हमने पैसा जमा किया, दोनों के लिए जर्नल एंट्री सेम होते हैं। बैंक से में हम लोग क्या बैंक में अकाउंट खोले या बैंक में हम लोग पैसा को जमा किए, दोनों के लिए जर्नल एंट्री सेम होंगे। देखिए क्यों सेम होंगे, अगर हमने बैंक में अकाउंट खोला है तो जाहिर सी बात है कि उसमें हम पैसा भी डालेंगे। ठीक है, तो पैसा जमा करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, इसलिए ओपनिंग एन अकाउंट, बैंक में अकाउंट खोलिए या बैंक में पैसा जमा करिए, दोनों के लिए जर्नल एंट्री सेम होंगे। और क्या होंगे वो देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, हमने बैंक में खोल रहा है या बैंक में पैसा जमा कर रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने क्या किया है, कैश दिया है। ठीक है। बीइंग बैंक अकाउंट ओपन, अगर बैंक अकाउंट खुला होगा तो बीइंग बैंक अकाउंट ओपन, अगर पैसा जमा किए होंगे तो बीइंग डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, इतना भी लिखिएगा तो सही होगा। अब देखते हैं कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कभी कभी परिस्थिति ऐसी बनती है कि हम व्यवसाय में इन्वॉल्व रहते हैं और हमारे निजी उपयोग के लिए पैसा निकालना होता है। जब हम अपना कंपनी या अपना जो भी दुकान हो या कोई भी छोटे मोटे स्टोर हो, वहाँ से अगर अपने निजी उपयोगों के लिए अगर हम कैश निकाल रहे हैं, ठीक है, तब हम लोग क्या लिखते हैं, ड्राइंग लिखते हैं। ये ड्राइंग का मतलब होता है निकालना। आप लोग बचपन में पढ़ेंगे ड्राइंग कर रहे हैं, तस्वीर बना रहे हैं, वो ड्राइंग नहीं, ड्राइंग का मतलब होता है आहरण करना, निकाल लेना। ठीक है, तो अगर हम लोग पर्सनल यूज के लिए, ध्यान से देखिए, पर्सनल यूज के लिए अगर हम लोग बैंक से निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन में क्या हो जाएगा, बीइंग कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, हमने अपना पर्सनल यूज के लिए क्या किया है, ऑफिस हो या जहां भी हो, तो स्टोर हो, वहां से हमने निकाला है कैश। अगर मान के चलिए सपोज डैट आपके घर में कोई गेस्ट आ गए और आपके घर में मुश्किल से 3 ही चेयर थे और आपके घर से कॉल आए और बोले कि एक चेयर अपना ऑफिस से लेते आइएगा, तो वैसी परिस्थिति में हमने क्या कर रहे हैं, कैश नहीं विथड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग चेयर विथड्रॉ कर रहे हैं। चेयर जो है अपना पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं।
चेयर अपना पर्सनल यूज के लिए ले जा रहे हैं। वैसी परिस्थिति में ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हमने पैसा नहीं लिया है इसलिए कैश नहीं जाएगा, तो क्या जाएगा, चेयर जाएगा। थोड़ा सा सोचिए, चेयर आपने क्या किया होगा, परचेस किया होगा। ऑफिस में जो चेयर रखे हैं, एक एक्स्ट्रा चेयर जो घर पर ले जाना है, वो चेयर क्या किए होंगे, परचेस किए होंगे या सेल किए होंगे। लॉजिक है कि जाहिर सी बात है कि आपने खरीदा होगा उसे, है ना। तो जब खरीदे थे, परचेस किए थे, इसीलिए जब अगर कोई संपत्ति को पर्सनल यूज के लिए विथड्रॉ करते हैं तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसे हमने परचेस किया था, ठीक है ना, उसे हमने परचेस किया था, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, परचेस अकाउंट लिखेंगे। नरेशन में बीइंग चेयर विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, बात समझ में आ रहा है, चेयर विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अब फिर देखते हैं कभी कभी क्या होता है, डिप्रिशिएशन चार्ज होता है। 11th या CMA सभी क्लासों के लिए, फाउंडेशन कोर्स के लिए 11th हो गए, या फिर CA, CS, CMA सभी फाउंडेशन कोर्स के लिए एक अलग से लेसन पढ़ना है डिप्रिशिएशन। उस डिप्रिशिएशन में हम लोग इसके बारे में चलेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर जर्नल एंट्री में थोड़ा सा स्लाइटली यूज होता है। और क्या होता है, डिप्रिशिएशन अगर कोई भी संपत्ति पर लग जाए, ध्यान में रहे, डिप्रिशिएशन हमेशा फिक्स्ड असेट पर लगता है। डिप्रिशिएशन का मतलब होता है ह्रास। नहीं समझ में आया? सिंपल लैंग्वेज में कोई भी वस्तु को उपयोग करिएगा तो उसका वैल्यू कम हो जाते हैं, ठीक है, वही है ह्रास, डिप्रिशिएट, ठीक है। जैसे कि हमने मशीन खरीदा था और मशीन का उपयोग कर रहे हैं, तो क्लियर है कि वो मशीन जो है वो कुछ न कुछ स्क्रैप हो गए होंगे, रगड़ा आ गए होंगे, स्क्रैच हो गए होंगे, जिसका वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो वही होता है डिप्रिशिएशन। तब बोलिएगा कि असेट पर डिप्रिशिएशन चार्ज होता है, तो लैंड पर भी डिप्रिशिएशन चार्ज होता है, लैंड पर डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज होता है। इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे क्यों नहीं होता है, क्योंकि ज़मीन अगर आपके पास रखे हुए हैं कुछ समय, तभी 10 साल 15 साल भी रखे हुए हैं, तो क्या आपका ज़मीन जो है वो धीरे धीरे उसका वैल्यू खत्म होने वाला है, उसका वैल्यू हमेशा इंक्रीज होता है। इसीलिए लैंड पर डिप्रिसिएशन नहीं, अप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो डिप्रिसिएशन का उतना डिटेल में न जाकर के जो फाउंडेशन के लिए अभी जो जर्नल एंट्री हम लोग जो सीख रहे हैं, उस जर्नल एंट्री में डिप्रिसिएशन चार्ज कैसे किया जाता है। सपोज डैट हमारे पास कोई फ़ोन है और उस फ़ोन का डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया। कहने का मतलब कि हमारे पास जो फ़ोन था वो वैल्यू उसका कम हो गया। आज के समय में क्या होता है, अगर 1 साल का पुराना हो या 2 साल का पुराना हो तो वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो हमने जो सपोज कीजिए कि हमने जो है फ़ोन खरीदा था 50,000 में, लेकिन 1 साल के बाद बेच रहे हैं तो उसका वैल्यू लग रहा है 30,000। इसका मतलब कि 20,000 जो है वो क्या हो गए, हमारा डिप्रिशिएट हो गए, ठीक है। तो देखिए इसमें डिप्रिशिएशन चार्ज कैसे होंगे। डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट नेम, जो भी असेट होंगे, संपत्ति होंगे उसका, जैसे कि प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया। तो अगर सपोज डैट फर्नीचर जो था जिसका वैल्यू 20,000 था, सपोज हमारे पास एक फर्नीचर था जिसका वैल्यू 20,000 था, वो डिप्रिशिएट हो गया एट द रेट ऑफ 10%। 20,000 का फर्नीचर जो था 10% डिप्रिशिएट हो गया। तो जर्नल एंट्री क्या होंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितने होंगे, 20,000 का 10%, एक जीरो हटा दीजिए, 2,000, अमाउंट में 2,000, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे जर्नल एंट्री बेसिकली और भी होते हैं, बहुत सारे जर्नल एंट्री होते हैं, लेकिन उसका उपयोग जो है हम लोग बाद में करेंगे। जो मेन बेसिक जो हमारा जर्नल एंट्री की आवश्यकता था वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। और भी बहुत सारे जर्नल एंट्रीज होते हैं, उसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे, जब हम लोग अकाउंट्स का सॉल्यूशन बनाएंगे तब हम लोग देखेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं ताकि आप लोग जर्नल एंट्री को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग जर्नल एंट्री बनाते कैसे हैं वो देखेंगे, ठीक है। जर्नल एंट्री सपोज डैट ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं यही मेरा पेज है, ठीक है, ये मेरा जो है कॉपी का पेज है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले हेडिंग डालते हैं। हेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसका भी बना रहे होंगे उसका नाम
इन द बुक ऑफ, जिसका भी बना रहे होंगे उसका नाम, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ, जिसका भी बना रहे हैं हम लोग जर्नल एंट्री उसका नाम लिखेंगे। फिर हम लोग इस तरह से कुछ ड्राइंग बनाते हैं। अकाउंट्स में बेसिकली ड्राइंग ही तो है। इस तरह का हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। माफ कीजिएगा, मुझे सीधा लाइन नहीं हो पाया है, मैं स्केल का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, आप लोग स्केल का उपयोग करें, जर्नल एंट्री बनाने के लिए स्केल का उपयोग करें, ठीक है। इसमें हम लोग डेट का उपयोग करते हैं, ये होता है पार्टिकुलर्स, ये होता है एलएफ। एलएफ बेसिकली आपको देखने के लिए ही है, इसका उपयोग हमारे लिए नहीं है। हम लोग जब क्या करते हैं ना, जब हम लोग जर्नल एंट्री से लेजर बनाते हैं ना, तो उसमें पेज नंबर जो है वो सिर्फ दर्शाने के लिए उपयोग होता है। अभी हम लोग का इसका उपयोग नहीं है। अमाउंट और ये अमाउंट, ये अमाउंट आपका डेबिट और ये अमाउंट आपका क्रेडिट, ठीक है। देखिए अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के चलते हैं। मान के चलिए कि हमारे पास जो है ट्रांजेक्शन दिया गया है रमेश जी का, भाई साहब रमेश जी का दिया हुआ है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, 2020 1 जनवरी को इन्होंने क्या किया था, बिजनेस स्टार्ट किए थे, कितना से, 50,000 से, ठीक है। 1 जनवरी को इन्होंने क्या किया, 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है। तो हम इसको इसमें कैसे पोस्ट करें, हम लोग जर्नल एंट्री को किस तरह से पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो ईयर बना रहे हैं वो ईयर का नाम लिख देंगे। 2020 का बना रहे हैं इसलिए 2020 1 जनवरी, हमने क्या कर रहे हैं 1 जनवरी को क्या किए हैं भाई साहब, रमेश भाई साहब 1 जनवरी को बिजनेस स्टार्ट किए हैं। जब भी बिजनेस स्टार्ट करिए तो जर्नल एंट्री क्या होते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना, 50,000। नरेशन में क्या लिखाएगा, आप लोग को तो मालूम ही होगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अगर यही भाई साहब फिर 2 जनवरी को कैश परचेस करते हैं, 60,000 का कैश परचेस किए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से 2 जनवरी क्या किए, कैश परचेस किए हैं, तो हम लोग हमारा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 60,000। चलिए इसी तरह से जर्नल एंट्री बनते हैं और लास्ट में सपोज दैट आपने जो है टोटल जर्नल एंट्री बना लिए हैं, तो लास्ट में आपको इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएंगे, 50,000 और 60,000, 0,0,0,0,1, यानी कि 1,10,000, 1,10,000, दोनों तरफ वही होंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, जर्नल एंट्री जब भी हो या जब भी ये हम लोग अकाउंट बना रहे हैं, अकाउंट बंद करते हैं तो टोटल ऐड करने के बाद डबल लाइन दे देते हैं। इसका मतलब हुआ कि डबल लाइन देने का मतलब कि हमारा अकाउंट जो है अब क्लोज हो गया, ये मंथ के लिए हम आगे अब एंट्री नहीं करने वाले हैं। देखिए हमने एक बात भी बताया था कि फर्स्ट वीडियो में, सबसे पहला वीडियो में, कि डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। डेबिट में आपका कितना है, 1,10,000, क्रेडिट में कितना है, 1,10,000। इट मीन्स आपका जर्नल एंट्री जो है वो डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है।
अभी आप लोगों को उतना भी नहीं मालूम चल रहा होगा, लेकिन जब हम लोग बैलेंस शीट बेसिकली जब बनाएंगे तब हमारा असेट तरफ और लायबिलिटी तरफ दोनों मैच करेंगे। इसी तरह से तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हुआ हमारा बना हुआ सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थम्स अप याद है ना, भूलना नहीं है। बाय।